इस वीडियो में सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंटीग्रेशन मेथड, प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन इंटीग्रेशन मेथड से, कैलकुलस मेथड से आपको ये प्रूव करनी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप क्या कहेंगे, मैंने मान लिया ये इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है, तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे dv अपॉन dt। अब आप dt को a के साथ ले जाएंगे और dv एज इट इज। जिसे इंटीग्रेशन नहीं आता वो ध्यान देगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है और x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर आपके पास dx का इंटीग्रेशन करना है a से b तक, मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक मोशन में था और आपने सडनली उसे एक्सेलरेट किया, तो उसकी dt टाइम के अंदर dv वेलोसिटी चेंज हुई। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ इस इंस्टेंट टाइम पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहां फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो आप क्या लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है मतलब dt है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है और यहाँ जो डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है। तो इस तरफ जो लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन की वो टाइम के रेस्पेक्ट में रखेंगे और इस तरफ वेलोसिटी के। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर था, मैंने कंसीडर कर लिया उसका टाइम 0 था, तब उसकी वेलोसिटी u थी। यहाँ पर हमने उसे एक्सेलरेट किया और t टाइम बाद जब टाइम t हो गया उसकी वेलोसिटी v बन गई। तो आप लोअर लिमिट टाइम की 0 लेंगे तब वेलोसिटी क्या थी u, और अपर लिमिट टाइम की t लेंगे तब वेलोसिटी हुई dv का इंटीग्रेशन v होगा क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x था और dt का इंटीग्रेशन t होगा। a कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसे बाहर लेंगे आप और 0 से t तक dt को इंटीग्रेट करेंगे, इधर dv को इंटीग्रेट करेंगे आप u से v तक। dt का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक बार आप अपर लिमिट लिखेंगे आप, इसमें से आप लोअर लिमिट माइनस करेंगे, फिर यहाँ से अपर लिमिट लिखेंगे और इसमें से आप एक लोअर लिमिट माइनस करेंगे। a के मल्टीप्लाई t के साथ किया आपने तो आपके पास at दैट इज इक्वल टू v माइनस u आया। तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा एक बात याद रखेंगे, तीन इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सभी एप्लीकेबल होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। हमेशा याद रखेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मोशन मस्ट बी लीनियर, मोशन लीनियर पाथ पर होना आवश्यक है, तब जाकर के ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आप थोड़ा सा जान लेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये किस तरीके से मानी जाती है। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चला, तो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया इसे u, फिर मैंने इसे एक्सेलरेशन दी t टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी हुई a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम भी वेलोसिटी होता है। फिर जो पूरी लेंथ बनी है v के बराबर होती है, तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू u प्लस at। लेकिन कहीं अगर ऐसा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी से x एक्सिस की तरफ चले, फिर थोड़ा सा आपने टर्न लिया और फिर बाद में आपने एक्सेलरेट किया, तो at इस तरफ है और u इस तरफ था, तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसी कंडीशन पर ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो याद रखेंगे ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
10 किलो के मास के लिए भी वही एप्लीकेबल है और 2 किलो के मास के लिए भी वही एप्लीकेबल है। दूसरी बात, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ही ये पॉसिबल होती है, एप्लीकेबल होती है। तीसरी बात, अगर मोशन लीनियर पाथ पर है तभी 3 की 3 इक्वेशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। ये तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट थे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते समय ध्यान रखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो मैंने कंसीडर किया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। आप ये इक्वेशन यूज कीजिएगा v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। फिर हमने ध्यान दिया इस इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं होता, तो फाइनल वेलोसिटी को आप रिप्लेस कर देंगे u प्लस at से, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के अंदर मुझे at की रिक्वायरमेंट है एंड इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए v को आप रिप्लेस करेंगे u प्लस at से, और v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी at दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब आप dt को इसकी तरफ ले जाएंगे तो u प्लस at और dt से जब मल्टीप्लाई करेंगे dx एज इट इज। आप इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, dt की मल्टीप्लाई अंदर की u dt प्लस at dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर आप dx को इंटीग्रेट करेंगे, u यहाँ कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आपका डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो u को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा, dt का इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर a कांस्टेंट कंसीडर होगा और t वेरिएबल, क्योंकि dt टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब ध्यान देंगे, मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है dt टाइम में, मतलब एक लिमिट जो डिस्टेंस की होगी वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रखी जाएगी। जब डिस्टेंस 0 था, टाइम 0 था, और जब टाइम कंप्लीट t हो गया तो डिस्टेंस s हो गया। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट टाइम 0 पर यहाँ से चला और उसका जो डिस्टेंस था तब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 0 था, फिर वो चल दिया और टोटल डिस्टेंस s हो गया, लेकिन तब टाइम भी t हो गया। तो टाइम की लोअर लिमिट ये लेंगे, अपर लिमिट ये लेंगे, टाइम डिस्टेंस की लोअर लिमिट ये लेंगे और डिस्टेंस की अपर लिमिट x इज इक्वल टू s लेंगे। dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, u एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2। अभी बताया था आपको मैंने, ध्यान देंगे अगर आपकी समझ नहीं आया था अभी, कि x की पावर n का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर यहाँ x लिखा हुआ है तो x की पावर 1 कंसीडर की जाएगी, तो 1 में आप 1 ऐड कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और उसी पावर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ t की पावर 1 कंसीडर की जाएगी और पावर में 1 ऐड किया तो 2 आया और उसी पावर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आप अपर लिमिट लिखेंगे, यहाँ x की जगह s आएगा -0 दैट इज इक्वल्स टू u t -0 प्लस a अपॉन 2, ये 2 बाहर कॉमन ले लिया आपने, t स्क्वायर माइनस 0, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन तैयार। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास और लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होती है, याद रखेंगे, समझ आ गया। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, समझ आ सही। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, u स्क्वायर प्लस 2s। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एक इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आती है तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लें, समझ आ गया। और दो ही तरीका यूज करें, या तो वेलोसिटी को निकालने के लिए dx अपॉन dt यूज करें, या एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv अपॉन dt यूज करें।
समझ आ गया। अब हम दोबारा से यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाला मेथड यूज करेंगे। एक्सेलरेशन होता है a dv अपॉन dt। अब इसी स्टेप को आप दोबारा से लिख लेंगे और dx से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और dx से नीचे। अब आप ध्यान से देखेंगे dx अपॉन dt चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी पुट कर देंगे और इन दोनों को एक साथ dv अपॉन dx को आप अलग लिखेंगे। समझ आ गया। अब a इज इक्वल टू आपके पास हुआ v dv अपॉन dx। याद रखिएगा कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स जिसमें एक्सेलरेशन पूछा जाता है आपसे वेलोसिटी दे करके और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, वो यहां से सोचिए। तो आप लोगों ने लिखा dx अपॉन dt को v, अब dx को इस तरफ ले जाइएगा, v dv। कंसेप्ट क्लियर। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, तो v की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप u, लेकिन ऐसे समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 0। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा डिस्प्लेसमेंट s हुआ और वेलोसिटी क्या कन्वर्ट हो गई। तो आप ध्यान देंगे यहाँ डेरिवेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इधर रखेंगे और इधर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस 0 था तो वेलोसिटी u थी, और जब डिस्टेंस पूरा s हो गया तब वेलोसिटी v हो गई। एक्सेलरेशन यहाँ कंसीडर किया जाएगा कांस्टेंट की तरह, क्योंकि डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में है। तो a बार रखा आपने, 0 से s तक आप dx को इंटीग्रेट करेंगे, इधर वेलोसिटी वेरिएबल का काम करेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, x अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पर क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0। कंसेप्ट क्लियर। एक बार आप अपर लिमिट लिखेंगे और फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर है जी। ध्यान देंगे आप s, तो a इज इक्वल्स टू s माइनस 0, और यहाँ प्लस 1 अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आपके पास ये 2 इधर गया तो 2as हुआ, एक सेकंड, यहाँ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 अपॉन 2 इधर गया और यहाँ बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन भी प्रूव। थर्ड इक्वेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होती है। समझ आ गया सभी को। अब इसके बाद एक बार इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ही यूज करेंगे nth टाइम पीरियड के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ड्राइव इक्वेशन फॉर nth सेकंड। तो याद रखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही nth सेकंड के लिए पढ़ा जाता है। ध्यान देंगे आप जब ये यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में s रिप्रेजेंट करता है उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जो पार्टिकल t टाइम में चलता है या बॉडी t टाइम में चलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले, तो 10 सेकंड में किस मतलब टाइम 0 से लेकर के आप टाइम 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चले, तब आप यूज करेंगे इस इक्वेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इन 10 सेकंड में सिर्फ 10 सेकंड, लास्ट की एक 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले, तब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तब जाकर के आपको लास्ट की एक 10 सेकंड का डिस्टेंस प्राप्त होगा। कंसेप्ट क्लियर है 100%? ठीक है। अब इस इक्वेशन को ट्राई करते हैं। मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन से प्रूफ करेंगे आप इस इक्वेशन को। पहले सेकंड इक्वेशन अपने माइंड में लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का। फिर मैंने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इन n सेकेंड, n सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस निकालना।
तो आप n सेकंड में जो डिस्टेंस निकालेंगे उसे लिखेंगे Sn और टाइम को n से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ टाइम t सेकंड हुआ करता था, अब टाइम कितना होगा n सेकंड, क्या होगा n सेकंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे un प्लस 1/2 an लेट इक्वेशन फर्स्ट, मतलब n सेकंड के अंदर आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने कहा आपसे कि आपको n सेकंड में आप यहाँ से यहाँ तक चले, मुझे तो लास्ट की nth सेकंड का डिस्टेंस दे दीजिए कितना डिस्टेंस चले, तो आप क्या कहोगे कि सर n सेकंड का जो डिस्टेंस होगा उसमें से n-1 सेकंड का डिस्टेंस घटा देंगे, लास्ट की nth सेकंड का डिस्टेंस आपको प्राप्त होगा। तो अब आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकंड, n-1 सेकंड जो डिस्टेंस बॉडी चलेगी। अब n-1 में कितना डिस्टेंस चलेगी जरा ध्यान देंगे, n-1 लिखेंगे, यहाँ n की जगह आप रिप्लेस कर देंगे n-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर, ये Sn-1 दैट इज इक्वल टू un-u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 - 2n a प्लस b का होल स्क्वायर छोड़ देंगे आप। अब Sn-1 कितना होगा un-u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 2 से 2 कैंसिल a n लेट इक्वेशन सेकंड। अब आपको निकालना है वो टाइम, ये टाइम पीरियड, ये डिस्टेंस वो है जो n सेकंड में चले, ये डिस्टेंस वो है जो n-1 सेकंड में चले। तो nth सेकंड का डिस्टेंस मान लिया मैंने dn, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। तो आप Sn में से Sn-1 घटाएंगे, जब आप इसे घटाएंगे तो आपके पास क्या होगा, हम देंगे un से आप un को कैंसिल कर देंगे, ये u पॉजिटिव हो जाएगा, चलो मैं कोई बात नहीं प्रॉपर लिख देता हूँ un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस a n। जब आप इसे घटाएंगे तो un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये फिर दोबारा से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dnu माइनस 1/2 a प्लस an आपके पास है। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, u 2 यहाँ ले जाइएगा, a/2 2n-1, ये आपके पास आंसर। कंसेप्ट क्लियर। इससे रिलेटेड ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के लिए आपके पास इक्वेशन आ सकती है या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि इसी इक्वेशन को ग्रेविटी के इफेक्ट पर आप मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉल में होगा तो किस तरीके से पढ़ेंगे। तब सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में a की वैल्यू प्लस g रख देनी है और आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इन फ्री फॉल u प्लस g/2 2n-1 प्राप्त होगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जो कि एनसीईआरटी का दिया है कि शो दैट न्यूमेरिकली when a body is in free fall it travel distance in each second in ratio 1:3:5:7। मतलब गिरते समय अगर बॉडी पहली एक सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस चली है तो अगली सेकंड के अंदर वो 3 मीटर डिस्टेंस और उससे अगली सेकंड के अंदर 5 और उससे अगली सेकंड के अंदर 7। मतलब कंटिन्यूअसली बॉडी का डिस्टेंस हर सेकंड के अंदर इंक्रीज होता जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकली, ठीक है जी। दरअसल जब एक बॉडी फ्री फॉल में होती है तो ऐसी सिचुएशन में हर सेकंड में अर्थ के सेंटर और उस बॉडी के बीच की दूरी घटती है। घटने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है जिसके कारण बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। कंसेप्ट क्लियर। वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होती जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड के पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया। तो अब आप यह बात देखेंगे कि अगर मैं कंसीडर करूं, एक सवाल आया, शो दैट अ बॉडी इज इन फ्री फॉल इट ट्रैवल डिस्टेंस इन ईच सेकंड इन रेशियो 1:3:5:7
तो आप किस तरीके से लिखेंगे जरा ध्यान देंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी कंडीशन में 0 मीटर पर सेकंड कंसीडर करेंगे जब तक मैंने बॉडी नहीं छू। कंसेप्ट क्लियर है? तो पहली सेकंड के लिए n की वैल्यू को आप क्या मानेंगे, मानेंगे इन फर्स्ट सेकंड। सही बात। पहली सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस चलेगी, तो n की वैल्यू आप 1 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे d1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 2 into 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू g/2। पहली सेकंड में इतना डिस्टेंस चलिए अगर बोले, समझ आ गया? तो दूसरी में देखिएगा इन सेकंड n की वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ भी 2 लिखेंगे आप, d 0 प्लस g/2 2 into 2 minus 1 4 minus 1 3 तो d2 आपके पास कितना है g/3 g/2 into 2। फिर आप एक सेकंड और बढ़ाइएगा इन थर्ड सेकंड तो n की वैल्यू 3 रखिएगा। तो आपके पास जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो क्या होगा, d3 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 2 into 3 minus 1 6 minus 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो d3 आपके पास कितना आया 5 g/2 आया सर। तो d1 रेशो d2 रेशो d3 आपके पास 1 रेशो 3 रेशो 5 आया। समझ आ गया सभी को? कंसेप्ट क्लियर है जी? तो डाउनवर्ड मोशन में जब कोई फ्री फॉल में बॉडी होती है तो कभी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होती, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होती है ना। इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एनडीए के लिए भी और कंपटीशन नीट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन आपके आरकेडी में मिलने की संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर की, पूरा प्रॉपर वेक्टर 30-35 मिनट की वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, सबसे पहले देख वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर पोलर वेक्टर, ये कल की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है तब एंगल क्या होता है, सबट्रैक्शन यानी सम के बराबर होता है तब क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, एक एंगल किस तरीके से निकालते हैं, किसी वेक्टर का इन्फ्लुएंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर कैसे निकालना है, किसी पैरेललोग्राम का एरिया या ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से निकालना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, रिवर क्रॉस प्रॉब्लम और अम्ब्रेला प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ तक का जितने भी आपके पास नोट्स हैं सब आप थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है जी।